नमस्कार, स्वागत है आपका चार कदम पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज चार बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इन चार बड़ी खबरों की एक एक डिटेल्स और एक एक बारीकी आपसे हम रूबरू कराएंगे। तो ये चार बड़ी खबरें आज दिन भर जो चर्चा का विषय बनी रही, लोग इस पर अलग अलग तरीके से कमेंट करते रहे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया है और तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है पीएम मोदी को। वहीं दूसरी खबर, बदले जाएंगे आदि पुरुष के विवादित डायलॉग। आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म जो पूरी तरीके से रामायण पर आधारित है, जिसमें राम का चित्रण किया गया है, जिसमें सीता का चित्रण किया गया है, लक्ष्मण का चित्रण किया गया है, रावण का चित्रण किया गया है। लेकिन इस फिल्म को लेकर पूरी तरीके से अब विवाद सामने आ रहा है। तमाम हिंदू धर्म के लोग इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर आदि पुरुष में रावण के शरीर पर टैटू के निशान, क्या ये वाकई सच्चाई दिखाई जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ देश को एक अलग रास्ते पे ले जाया जा रहा है। वहीं चौथी खबर आपको बता दें, तीसरी खबर, राजनीति में सब कुछ संभव है, ये राजभर ने कहा है। ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो कि सोहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। अब वो बीजेपी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्यों आनी स्टार्ट हुई। आखिर ओपी राजभर अभी तक समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वहीं चौथी खबर, साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण पर बड़ा आरोप लगाया है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, तीन रेसलर्स पूरी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा प्रदर्शन किए। यौन शोषण का आरोप लगा ब्रजभूषण शरण सिंह पर। लास्ट में एफआईआर दर्ज हुई, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई, एक अन्य के तहत एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस ने जांच किया और जांच के बाद पूरी तरीके से उनको क्लीन चिट दे दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत उनको क्लीन चिट मिल गई। जो नाबालिग महिला रेसलर थी, उन्होंने अपने बयान से पलटवार कर लिया, उन्होंने मुद्दे से किनारा काट लिया। तो आज इन्हीं चार बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और चार बड़ी खबरों के विषय में आपको हम एक एक बारीकी से आपको रूबरू कराएंगे, जिससे आप ये समझ सके कि आखिर दिन भर ये चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है और इन चार बड़ी खबरों का मकसद क्या है और इन चार बड़ी खबरों में आखिर ऐसा क्या है कि जो दिन भर चर्चा का विषय बनी है। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे, इनसे युवाओं का सपना पूरा होता था। लेकिन आज के समय में सरकार की प्राथमिकता में पीएसयू नहीं है। सरकार की ओर से हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी है। यानी कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि अपने पूरे कार्यकाल में, अब 2 लाख से ज्यादा नौकरियां उन्होंने खत्म कर दी हैं। कांग्रेस ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों को बढ़ाकर दोगुना कर दी गई है। यानी कि अब जो संस्थान हैं प्राइवेट या सरकारी, अब उन पर कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां हो रही हैं। क्या कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या इन कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की साजिश है? देश के पीएसयू में जहां 2014 में 16.9 लाख रोजगार, वो 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए। क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? तो राहुल गांधी ने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से देश में संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, लोग अलग अलग रास्ते पर निकल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे,
आज तो वो संस्थानों से 2 लाख युवाओं को पद छीन रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां हो रही हैं। 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं। इन युवाओं का क्या होगा? कांग्रेस बहुत चिंतित है। कांग्रेस देश के युवाओं को लेकर बहुत चिंतित है। माना यह जा रहा है कि वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि देश लगातार विकास कर रहा है। देश में विदेश से आने वाली कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, नए नए उद्योग खुल रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं के लिए सरकार चिंतित है। बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, देश में महंगाई है, उस स्तर पर कमाई के भी साधन बढ़ाए जाएंगे। लेकिन 2024 नजदीक है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस अन्य, यानी कि पूरी तरीके से अब राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर आरोप चाहे झूठा हो चाहे सही, लेकिन लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई सील संकोच नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी बीजेपी ने। यहां तो 2 लाख लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। अब आगे क्या होगा? कांग्रेस की सरकार बनाई जाए और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नौकरियों, तो गली गली के जो लोग टहलते हैं, युवा टहलते हैं, उनको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से अब राजनीति चल रही है और इस राजनीति को लेकर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मनोज पर आरोप लगा है। यानी मनोज मुंतशिर पर फिल्म के जरिए देवी देवताओं को अपमान करने पर आरोप लगा है। आपको बताते चले कि आदि पुरुष को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मनोज मुंतशिर ने बताया है कि फिल्म के विवादित डायलॉग बदले जाएंगे, उन्हें संशोधित किया जाएगा और इसी हफ्ते वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे हैं। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई हैं। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया गया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया गया, उनके लिए प्रशंसा भी मिली जो पता नहीं लोगों को नहीं दिखाई दे रही। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे हैं। मनोज मुंतशिर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि वह मेरे अपने, जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही मां को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा भेदभाव तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आई है? वो श्री राम का दर्शन भूल गए जो हर मां को अपनी मां मानते हैं। सबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हों। हो सकता है कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की है? मैं जान नहीं पाया। ये मनोज मुंतशिर ने अपना दर्द बयां किया है। कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। फिर हमने देखा आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण, बहुत भव्य, बहुत ही अद्भुत रामायण वो हमें देखने को मिली। जब ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा, तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहां किसी को राम बताने की जरूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं।
ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं, दिल पे हाथ रख के कहूं, तो कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं। मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये कि पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज कही थी कि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं। वादा किया, हमने सुना। आपने देखा, टीजर आपने देखा था, और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए, बड़े बड़े डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों साल बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। जब मां सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने की लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और वहां मां सीता कहती हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कि रावण, तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है। ये सब इसी फिल्म के संवाद हैं। तो इन संवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर की लेखनी से निकले ये संवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी मां सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं, सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतने के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको यह लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पर पूरी कहानी है, 4 साढ़े 4 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं, बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं। बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से। बिल्कुल 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार,
ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। आप अपने चाहने वालों से, या जो अभी आपके चाहने वाले होते हैं जो विरोध करते हैं फिल्मों का बॉयकॉट, नई बात नहीं है, मगर इसमें वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई रोक नहीं है, मेरी कोई डिमांड भी नहीं है, सारी बातें हमारी नहीं मानी जा सकती, हम उनकी भी बातें सारी नहीं मान सकते, कुछ बात उनको भी माननी चाहिए, कुछ बात हमें भी माननी चाहिए, ये चीजें ओम प्रकाश राजभर ने कही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कुछ कमोबेश से बात बन सकती है। राजभर ने शुक्रवार को अपने परिचित बीजेपी नेता से मिले भदोही में, उसके बाद उन्होंने इन सारी बातों को लेकर कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से अब जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आपको बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वाराणसी के सर्किट हाउस में मुलाकात हुई, और जिसके बाद यह माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा सकते हैं 2024 के चुनाव में। लेकिन पूरी तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को चर्चा का विषय बना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पीड़ित पहलवानों ने एक नाबालिग लड़की भी थी। ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। एफआईआर में नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उनका यौन उत्पीड़न किया। कुछ दिन बाद नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया। वहीं अपने पहले बयान में जहां उन्होंने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं बदले बयान में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर केवल भेदभाव करने का आरोप लगाया। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की थी। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी गई थी। पुलिस ने बताया कि पॉक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस की मुताबिक शिकायतकर्ता यानी पीड़ित नाबालिग पहलवान के पिता और पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस ने यह पूरी चार्जशीट को कोर्ट में सौंप दी है। पहलवान सत्यव्रत कादियान ने आंदोलन की राजनीति में प्रेरित होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। सत्यव्रत ने बताया है कि जनवरी में जब आंदोलन हुआ उसकी अनुमति 2 बीजेपी नेताओं यानी बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने ली थी। उन्होंने कहा कि इसलिए पहलवानों की लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ थी। सत्यव्रत ने भी आगे दावा किया कि कुश्ती से जुड़े 90% लोग, चाहे तो पहलवान हो या कोच, उन सबको पता था कि महिलाओं के साथ 10 से 12 साल से छेड़छाड़ हो रहा है। कुछ कोच ने मीडिया से इसका प्रमाण भी दिया था। वहीं कई लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी कुश्ती समुदाय में एकता की कमी है। जो अकेले इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, ये बात अध्यक्ष तक पहुंच जाती तो उस व्यक्ति के कैरियर में दिक्कत आ जाती। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।